नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद विसाल आज़म और आप देख रहे हैं खबर ख़ास। खबर ख़ास में आज फिर हम बात करेंगे उसी बीमारी की, उसी वबा की जिसे हम सब कोरोना के नाम से जान रहे हैं। और ये ऐसी वबा है जिसने पूरी दुनिया में अपनी एक दहशत फैला रखी है। हिंदुस्तान में भी कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ख़ास तौर से जो पिछला 10 दिन गुजरा है, उन 10 दिनों में लगभग हर दिन ऐसा आ रहा है कि पहले दिन के मुकाबले जो अगला दिन होता है, अगला 24 घंटा होता है, उसमें कोरोना के मामले बहुत ज़्यादा बढ़कर आते हैं और अमवात भी कमोबेश बढ़कर ही आ रही हैं। और साथ ही साथ ये भी देखा जा रहा है कि जो शुरुआती दौर था, यानी आज से 2 महीने पहले तब और 1 महीने पहले तब जिन रियासतों में कोरोना के केसेस ज़्यादा हो रहे थे, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि उनसे अलग दीगर रियासतों में कोरोना के केसेस लगातार तेज़ी से बढ़ रहे हैं। एक रोज़ कबल ही हमने जिक्र किया था आंध्र प्रदेश का कि कैसे वहाँ 24 घंटों के अंदर 10,000 से भी ज़्यादा नए मामले आए थे। आज जिक्र करेंगे कर्नाटक का। जी हाँ, कर्नाटक, कोरोना और रुजूए इल्लाह। दरअसल कर्नाटक में इस बार फिर एक तो जो लगातार बारिश है, कई अजला ऐसे हैं जो बारिश की वजह कर अभी परेशान हैं, लेकिन कर्नाटक में जिस तेज़ी से कोरोना का अब फैलाव हो रहा है और जिस तेज़ी से कोरोना फैलता जा रहा है, उसने वाकई एक तशवीश की लहर पैदा कर दी है। क्योंकि हर गुजरते दिन अब ऐसे आदाद शुमार सामने आ रहे हैं जिससे ये बिल्कुल वाज़े हो रहा है कि पहले के मुकाबले अब तेज़ी से जो है कोरोना की वबा वहाँ फैल रही है। और कर्नाटक में 24 घंटों में जो आखिरी आदाद शुमार है उसके मुताबिक 6,805 केसेस आए हैं, यानी लगभग 7,000। तो लगभग 7,000 का ये केस एक दिन में 24 घंटे के अंदर ऐसे केसेस आते हैं, ये बहुत तशवीश की बात है। और आपको ये बखूबी मालूम होगा कि कर्नाटक शायद अभी वाहिद ऐसी रियासत है जहां के सीएम यानी वज़ीर आला खुद कोरोना मुस्बित हैं, कोरोना पॉजिटिव हैं और उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। साथ ही साथ जो असेंबली में अपोजिशन लीडर हैं और साबिक वज़ीर आला हैं सिद्धारमैया, वो भी कोरोना से इन्फेक्टेड हैं। तो ये सूरत हाल है कर्नाटक, रियासत कर्नाटक की। और अब जो पिछले हफ्ते 10 दिनों से जो आंकड़े आ रहे हैं वो बिल्कुल हैरान करने वाले हैं। ख़ास तौर से बेंगलुरु, मैसूरू और ऐसे जो अजला हैं वहाँ पर कर्नाटक के इन अजला में ज़्यादा देखा जा रहा है। जनूबी जो कनाडा है वहाँ पे इसके मामले ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि एक अजीब सा खौफ भी उन लोगों के जहनों में है जिनके अपने या जिनके जानने वाले इस वबा का शिकार हो रहे हैं, उनकी ज़िंदगी चली जा रही है। तो कई ऐसे मामला सामने आए हैं जिसमें यह महसूस किया जा रहा है कि वो लोग डर रहे हैं, उनके अंदर एक खौफ है कि किस तरह से उनको जो है फाइनल जो राइट्स होती है, अंतिम संस्कार या उनकी तदफीन, वो कैसे अंजाम दी जाए। तो बहुत तरह के यहाँ पर सवालात भी हैं। सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या कर्नाटक की हुकूमत ने भी इसे शुरुआत से ही जिस तरह से संजीदगी से लिया जाना चाहिए था, इसे नहीं लिया गया? क्यों ऐसा हुआ कि वज़ीर आला भी कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए? क्यों ऐसा हुआ कि जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी कोरोना से इन्फेक्टेड हो गए? तो ऐसे कई मामले हैं जो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसी में ऐसा भी हम ये देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं और या ऐसी तंजीमें हैं छोटी बड़ी जो लगातार इसमें अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं और हर तरह से कोशिश ये हो रही है कि इससे जो खौफ हिरास का माहौल है वो ना फैलने पाए। तो आज हम इस पर बातचीत करेंगे कि दरअसल वहाँ की ज़मीनी हकीकत है क्या। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में हम यहाँ हैं स्टूडियो में, और कई मेहमान हमारे यहाँ जो दीगर जगहों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों से। हम आपको बता दें अब्दुल अजीम साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कर्नाटक स्टेट माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन हैं। हमारे साथ मुदब्बिर अहमद ख़ान भी जुड़ेंगे जो वाइस चेयरमैन हैं KPCC माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के, और मौलाना वहीदुल खां उमरी साहब जो जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक को रिप्रेजेंट करेंगे। हम उनसे भी ये जानेंगे कि किस तरह के वहाँ पर हालात हैं और इन हालात में जबकि एक खौफ का भी माहौल है और ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए घरों से बाहर निकलना, लोगों से मिलना, ये भी अशद ज़रूरी है। तो ऐसे में कितना सरकारी जो हिदायत हैं इससे बचाव के लिए
उन पर कितना अमल करना आसान हो पा रहा है या फिर ये कितना मुश्किल है, और इस वबा के खौफ से कैसे निकलने की कोशिशें हो रही हैं? तो हम सबसे पहले हम रुख करते हैं मौलाना वहीदुद्दीन खां उमरी साहब का। मौलाना साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ न्यूज़ 18 उर्दू के इस ख़ास प्रोग्राम में। और जैसा आपने अभी नाज़रीन को बताया कि एक ख़ास मुहिम भी शुरू की है जमात इस्लामी हिंद ने भी वहाँ पर कोरोना वबा के ताल्लुक़ से। तो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना को आए तकरीबन मुल्क में जो मामलात सामने आए हैं, मार्च में ये उसके केसेस सामने आ गए थे, उसके बाद से शुरुआत से लेकर अब तक ऐसा लग रहा था कि बहुत संजीदगी का मुजाहरा वहाँ की हुकूमत कर रही है। लेकिन हालिया जो 10 दिन हैं गुज़श्ता, उनमें ये देखा जा रहा है कि मामले बहुत तेज़ी से बढ़कर सामने आ रहे हैं। ज़मीनी हकीकत आप क्या देख रहे हैं? कितना इस पर संजीदगी से काम हो रहा है इसकी रोकथाम के लिए? आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है मौलाना वहीदुद्दीन उमरी साहब? और हम आपको बताएं कि हमारे साथ नायब सदर हैं केपीसीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के मुदब्बिर अहमद खां, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब्दुल अजीम साहब कुछ देर में जुड़ेंगे। मुदब्बिर साहब, आपको मेरी आवाज़ मिल पा रही है? बिल्कुल आ रही है जी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कर्नाटक में खुसूसन किस तरह से कोरोना को लेकर के जो शुरुआत में एक हलचल थी और बहुत ऐसा लगा था बहुत सनसनीखेज कुछ मामला है और हर तरफ एक चौकसी देखी जा रही थी। शुरुआत में उसके मामले भी कुछ कम नज़र आ रहे थे, लेकिन जो गुज़श्ता 10 दिन हैं उनमें कर्नाटक में ख़ासतौर से बेंगलोर और जनूबी कन्नड़ और मैसूर, इन सब जगहों पे बहुत तेज़ी से मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ज़मीनी हकीकत क्या है? देखिए सर, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये जो पहले जो लॉकडाउन किया गया था जी, ये अनसाइंटिफिक लॉकडाउन रहा था। देखिए, लॉकडाउन करने से भी कोरोना का वायरस फैलना रुक जाएगा ये लाजिमी नहीं था। जो ज़रूरी था, अगर से आप लॉकडाउन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लॉकडाउन लागू कर रहे हैं, तो टेस्टिंग भी साथ साथ उतनी ही रैंडम चेकिंग करनी चाहिए थी। लेकिन हमारी सरकार ने ये बिल्कुल नाकाम रही इसमें चेकिंग करने में। तो ये सिर्फ टेम्पररी रिलीफ था कि लॉकडाउन बस अंदर घरों में दबा रहा था कोविड-19। जैसे लॉकडाउन हुआ, लोगों की चहल पहल बढ़ी, तो कोविड-19 का जैसा जो गिनती थी वो दिन ब दिन बढ़ते गई। आज जो 100 में थी, हजारों में हो गई। तो मैं समझता हूं कि हमारी सरकार यहाँ पे पूरी तरह से फेल हो गई है। बीजेपी सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है, अनसाइंटिफिक भी है, और उनको खुद पता नहीं है कि ये कोविड-19 को हैंडल कैसा किया जाए, क्योंकि उनके खुद के तफरीकात इतने हैं। आज एक मिनिस्टर को इसकी जिम्मेदारी दी है, कल दूसरे को, कल तीसरे को। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि देखिए, पहले श्री रामुलु हेल्थ मिनिस्टर थे, उनको जिम्मेदारी दी गई थी जी। फिर उसके बाद में मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर उन सुधाकर को, डॉक्टर सुधाकर को, उसको दे दी गई। फिर उसके बाद में और कितने जो भी हर कोई जो मिनिस्टर इसके पीछे जो काम करने लगा, उसको जिम्मेदारी देते गए। और उनके खुद में तफरीकात इतने थे कि देखिए, यहाँ तक हो गया कि हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा है, क्योंकि जो कंटेनमेंट एरियाज में खाना नहीं पहुंच पाया, उनको संभाल नहीं पाए, और कमिश्नर को चेंज किया, पुलिस कमिश्नर को, साथ में बीबीएमपी कमिश्नर को भी चेंज करना पड़ा। ये खुद परेशान हो गए हैं, इसको हैंडल कैसा किया जाता है। दे आर यूजलेस पीपल इन हैंडलिंग दिस कोविड-19 सिचुएशन। इनको किसी को कुछ पता नहीं बिल्कुल, है। मैं जरा मौलाना वहीदुद्दीन खां साहब से भी कुछ सवाल करना चाहता हूं। वहीदुद्दीन खां साहब, पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ज़मीनी हकीकत क्या नज़र आई? क्यों शुरुआती दिनों में ऐसा लगा कि कर्नाटक एक तरह से सेफ जगह है, कोरोना की वबा वहाँ फैल नहीं रही है, लेकिन गुज़श्ता 10-12 दिनों से देखा जा रहा है कि बहुत तेज़ी से वहाँ पर कोरोना की वबा फैलती जा रही है। कहाँ पर आप नाकामी या कमी देख पा रहे हैं?
अवामी जो बेदारी है या अवामी जो हिस्सेदारी है उसमें भी क्या कमी नजर आई? जी देखिए, बहरहाल ये मैं थोड़ा सा और आगे जानना चाहूँगा। सबसे जी। पहली बात तो ये है कि ये जो वबा शुरू हुई चाइना से, जहाँ से शुरू हुई, वुहान से, तो हमारे मुल्की सतह पर सबसे पहले इसके रोकथाम के लिए जरूरी इक़दाम, इंसदादी तदाबीर इख्तियार करना चाहिए था। बाहर से कुछ जो आने वाले लोग हैं उनको बाज़ाब्ता तौर पर टेस्ट किया जाता, क्वारंटाइन किया जाता और पूरी तरीके से उस पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता, तो शायद ये हमारे मुल्क में दाखिल होने में बहुत हम काबू पा सकते थे। नंबर 1। नंबर 2, फिर उसके बाद लॉकडाउन वगैरह बहरहाल हुए, वो उससे जो है मर्ज जो है कम नहीं हुआ, अलबत्ता उसकी रफ्तार को थोड़ा कम कर सके। ठीक है, अब ये कि चूंकि ये फितरी वबा है या आलमी वबा है और कई ममालिक इससे मुतासिर है, तो जाहिर बात है वो अपनी फितरी रफ्तार से वो बढ़ रहा है। अब शुरू में हर मकाम पर जहाँ भी शुरू हुआ, इब्तिदा में जो है वो कम था, बाद में बतदरीज वो बढ़ता चला गया। दिल्ली का मामला आप ले लें, वहाँ बहुत पीक पर जाकर जो है वो बिल्कुल जो है सर्द पड़ गया है, ठंडा पड़ गया है, वो कम हो रहा है जी। और बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ भी एक पीक वक्त रहा, ये महीना हमारा पूरा जो लास्ट मंथ जो जुलाई का, वो ज्यादा पीक रहा। अब लग रहा है कि थोड़ा सा जो है सिलसिले में थोड़ा कमी आई है और आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो रहा है, इंशाल्लाह होते होते कम हो जाएगा। जहां तक लॉकडाउन वगैरह का ताल्लुक है, जाहिर बात है लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है और ना ही लॉकडाउन जो है इसकी सद्देबाब की तजवीर है। वो सिर्फ जो है इसकी रफ्तार को रोकने या कम करने के लिए, या जिस तेजी से बढ़ रहा है उस तेजी को कम करने के लिए एक तदबीर वो हो सकती है। लेकिन शुरुआती दिनों में लॉकडाउन के वजह कर बीमारी फैली नहीं, ऐसी बातें हुई और ऐसा समझा गया कि लॉकडाउन के वजह कर लोग एक दूसरे के चूंकि करीब नहीं आए, भीड़ भाड़ में शामिल नहीं हुए, तो इस बीमारी को फैलने से रोकने में कमी जो है वो वाज़ेह हुई। लेकिन उसके बाद के इक़दामात क्या सही नहीं थे? जी वहीदुद्दीन साहब। लॉकडाउन के सिलसिले में मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ, अभी आप देख लें लास्ट 14 तारीख से, जुलाई के 14 से 22 तक जो लॉकडाउन यहाँ पर किया गया, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। 8 दिन का जो लॉकडाउन किया गया उससे इसकी रफ्तार में कोई कमी नहीं आई। तो इसका मतलब ये कि लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है, सिर्फ वो रफ्तार को कम या जिस तेजी से बढ़ रहा है उसकी रफ्तार को थोड़ा सा कम उससे किया जाता है जी। अलबत्ता इसके लिए जो है एहतियाती तदाबीर वगैरह अख्तियार करने का जो मामला है, इस सिलसिले में हुकूमत की जो जिम्मेदारी है, हुकूमत को जिम्मेदारी निभाना चाहिए था। और फिर जब मर्ज तेजी से बढ़ा तो जो लोगों के लिए इलाज मुआलजे की सहूलतें हैं, लोग जो है जा रहे रातों में निकल रहे हैं और कई अस्पतालों को फिर के जो है उनको सहूलत नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, वो फौरन दम तोड़ दे रहे हैं रास्ते में। ऐसे कई वाकयात हमारे कुछ शहर में पेश आए। तो बहरहाल में ये जिम्मेदारी में हुकूमत की भी बनती है और सबसे पहली जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि बड़े पैमाने पर, क्योंकि 5 महीने का जो अरसा हमको मिला, इसमें जो है हुकूमत को पूरी तदाबीर इख्तियार करना चाहिए था, फैसिलिटीज जो है उसको फराहम करना चाहिए था, अस्पतालों को जो है उसको हैयर करना चाहिए था। तो वो उस सिलसिले में बड़ा जो है लैक हुआ है। तो बहरहाल ये बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत पर आती है। और उसके अलावा प्राइवेट अस्पताल वो लोग जो है डरते रहे कि कहीं जो है इसकी वजह से वो हमारे यहाँ वो फैल जाएगा करेगा। बाद में खैर वो पाबंदियां लगी तो उसमें थोड़ा सा और भी सहूलतें हुई। अब अल्हम्दुलिल्लाह मिल्लत का इस सिलसिले में रोल बहुत अहम रहा है और मिल्लत ने अपने हॉस्पिटल जैसे HBS हॉस्पिटल है और अलमीन हॉस्पिटल है। मुदब्बिर साहब मैं आपके पास आ रहा हूँ जरा एक सवाल लेकर। वो सवाल ये है कि 2-3 बातें कही गई कि एक तो कोरोना का पहले टेस्ट हो, ये पता चले कि बीमारी किसमें है, कहाँ कहाँ तक फैल सकती है, और जब टेस्ट हो जाए उसके बाद उसको सिस्टमेटिकली कोशिश ये की जाए कि उसको आइसोलेशन में रखा जाए। लेकिन टेस्टिंग, आइसोलेशन, क्या इन सब में कमी नजर आ रही है? चूंकि कर्नाटक में भी कई ऐसे मामले बीच में देखने को मिले जा बजा कि किसी सियासी लीडर ने कोई बर्थडे फंक्शन कर लिया और वहाँ भीड़ इकट्ठा हो गई, यहाँ कोई और फंक्शन हो गया, किसी शादी में भीड़ इकट्ठा हो गई और कोई सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पर ख्याल नहीं रखा गया। क्या ये सब वजूहात रही हैं या फिर ये जो पलायन का इशू देखा गया कि
लॉकडाउन खत्म हुआ जो बड़ी तादाद में मजदूरों का मूवमेंट यहाँ से वहाँ हुआ, या फिर दूसरे जो लोग फंसे थे, क्या उसके वजह से ये सारी चीजें हो गई? बिल्कुल, इसमें ये सब चीज़ें का रोल रहा है। जो लॉकडाउन के बाद जो जिस तरीके से आप ग्राफ देखेंगे जैसे जी। बढ़ते गया है, हाल ही में आप अभी जो बता रहे थे मोहिद्दीन साहब कि अभी कम होने वाला है, कम हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस महीने में भी कुछ इतनी कमी नहीं आई है, क्योंकि ऑलरेडी जो फिगर्स देखने में आ रहे हैं दिन ब दिन, जो वो दिन ब दिन के फिगर्स परेशान कर रहे हैं हम सबको। लेकिन सहूलतें जो गवर्नमेंट की तरफ से जो सहूलत का जो निज़ाम होना चाहिए हॉस्पिटलों में टेस्टिंग का और साथ ही साथ आइसोलेशन में रखने का, ये चीज़ का इंतज़ाम बिल्कुल सही नहीं है। देखिए, अगर से कोई जो स्टार्टिंग ग्रेड का जिसको टेस्ट किया गया है, जो फर्स्ट स्टेज में है उसको कहाँ पे रखना है, जो सेकेंड स्टेज में है उसको कहाँ पे रखना है, जो थर्ड स्टेज में है उसको कहाँ पे रखना है, इसका इंतज़ाम सही नहीं है। क्योंकि अभी अभी उसको स्टार्ट होके रहते हैं सिम्टम, उसको लेके जाके जो ऑलरेडी जो मरीज जो ज़्यादा परेशान हैं उनके वार्ड में लेके जाके रखा जाता है। तो उनको ट्रीटमेंट को आगे जैसे उनको थर्ड ग्रेड के जो समझो जो एकदम डेंजर सिचुएशन में है उनको ट्रीटमेंट करते हुए देख के आधा परेशान होकर पेशेंट मरते जाता है। क्योंकि कोरोना का लोगों के ऊपर इतना बड़ा इसका असर पड़ा है कि कोरोना का शायद इलाज ही नहीं है, हम हॉस्पिटल जाएंगे बच के नहीं आएंगे करके ये लोगों के दिमाग में बैठ गई ये बात। और क्योंकि इस तरीके का हैंडलिंग जो किया गया है गवर्नमेंट से, इसमें बिल्कुल नाकाम रही है हमारी सरकार। किसी तरीके से भी हम लोग इनको संभालना नहीं आया है। देखिए, ये लोग पेशेंट के बगैर पेशेंट को कैसे ठीक करना है ये सोचने के बगैर करप्शन में इन्वॉल्व हो गए कि किस तरीके से पैसा बनाया जाए। 2000 करोड़ रुपए इन्होंने बना लिया है। अभी जो रिसेंट जो हमारी सिद्धरामैया जी और डी के शिव कुमार जी ने जो रिपोर्ट जो फराहम की थी मीडिया को, इसमें खुला दिखाई दे रहा है कि हम लोग कितना, हमारी सरकार किस में इन्वॉल्व हो गई है। लोगों को ठीक करने में नहीं, ये वबा को दूर करने में नहीं, पैसा कैसा बनाए इसमें इन्वॉल्व होगी। जब पैसे का मामला बनाने का मामला आ जाता है तो आप उम्मीद लगा सकते हैं, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ट्रीटमेंट चलेगा। मौलाना वहीद खान साहब, जो बात मुदब्बिर अहमद साहब कह रहे हैं, क्या इनकी बात को सच माना जाए? क्या ऐसा है कि ये अपोजिशन में है इसलिए ऐसी बात कह रहे हैं, या वाकई आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया है? हाँ, देखिए, बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी बड़ी बनती है। अब हमको हमारे सामने बात आ रही है कि हमारे पास दोस्त जो है वो पॉजिटिव जिनको आया वो जाकर एडमिट हुए और दोस्तों के हॉस्पिटल में एडमिट हुए तो पूरे अखराजात वगैरह सब उनके जरूरी वाजिबी अखराजात लगाए, वो सारे गैर जरूरी अखराजात निकालने के बावजूद भी तकरीबन 1.25 लाख 1.5 लाख तक का उनका खर्च आया है। और एक हमारे दोस्त जो है वो एडमिट हुए, 4 लाख का खर्च उनका आया है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह उनको नेगेटिव हो गया, 15 दिन में जो है वो ठीक ठाक हो गए। तो बहरहाल ये बड़े अखराजात, जाहिर बात है मिडिल क्लास के लोग या खुसूसन गुर्बत के मारे लोग, हम जानते हैं आप, हमारे पास जो है 60% लोग जो है बिलो पॉवर्टी लाइन नहीं गुजारते हैं। ऐसे लोग खुदा ना खास्ता इस मर्ज में मुब्तला हो जाए तो कहाँ जाएंगे बेचारे? वो 10-10 हजार 50,000 1-1 लाख रुपए उनको देना पड़ता है। और बाज अस्पतालों का रवैया भी इस सिलसिले में बहुत ही गलत है कि वो मामूली खांसी बुखार आ गई तो जो है कोरोना बोलकर डिक्लेयर कर दिया और 4-5 दिन उनको एडमिट करके 3-4 लाख रुपए लूट लिया। ऐसी मिसालें भी हमारे सामने आई है जी। तो बहरहाल हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि इस पर वो एक तो कंट्रोल करे, दूसरी जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है इसका मुकम्मल इलाज करे। इसलिए कि ये किसी इंडिविजुअल्स के बस की बात नहीं है कि वो इतने बड़े बड़े अखराजात अफोर्ड कर सके। लेकिन मौलाना साहब, कहा यह भी जा रहा है कि एक है ना बहुत मशहूर कहावत है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हम इलाज तो तब जरूरत पड़ती है जब हम बीमार पड़ जाए, जब हम इन्फेक्टेड हो जाएं। ये बातें कही जाती हैं आमतौर से कि मतलब बहुत ज़्यादा ये देखा जाता है कि एहतियात नहीं बरता जा रहा है। ख़ास तौर से जो आबादी जहाँ पर थोड़ी गंजान आबादी है वहाँ पर ख़ास तौर से ज़रूरी है कि आप एक दूसरे से मिलें तो हाथ फ़िलहाल अभी ना मिलाएं, अब मास्क पहन के ही आप बाहर जाएं।
भीड़ में खासतौर से अगर आप जा रहे हो तो क्या ये जो एहतियाती तदाबीर हैं आपको लगता है कि इसे अपना रहे हैं लोग, खासतौर से वो लोग जिनके बारे में ऐसा समझा जाता है कि वो इसका ख्याल नहीं रख रहे? देखिए, एहतियाती तदाबीर बड़ी हद तक लोग इख्तियार ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे यूरोप वगैरह में सोशल डिस्टेंसिंग की बात आप सोच सकते हैं, वैसे हमारे इस गुंजान आबादी के मुल्क में सोच नहीं सकते। इसलिए तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि मास्क पहना जाए या अपने चेहरे को और नाक को रुमाल से ढका जाए, गमछे से ढका जाए। हाँ, ठीक है, एहतियाती तदाबीर में एक चीज तो वो है, लेकिन ये जो पहलू सबसे दबा हुआ पहलू है, वो पहलू मैं आपके सामने रखता हूँ। वो पहलू ये है कि देखिए, लोगों के सामने ये बात बहुत वजाहत के साथ आना चाहिए कि कोरोना वायरस जो है एक ऐसा वायरस है जिसमें जो है मौत की जो शरह है, मरने की जो शरह है, वो 2 से 3% तक है। यानी 100 लोगों को अगर वो लगता है तो बड़ी मुश्किल से 2 या 3 लोग उसमें मरते हैं और 97 लोग क्यूर हो जाते हैं। ये बात को मीडिया ज्यादा जोरदार अंदाज से देखिए, अभी जो हमारे हिंदुस्तान का जो आंकड़ा है वो आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। अभी क्या है जो रिकवरी रेट है हिंदुस्तान का, हमारे मुल्क में जो आंकड़े जो आदादोशुमार गवर्नमेंट से अभी मुहैया हुए हैं वो ये है कि 67.98%, यानी 67.98, इसे हम 68 मान लेते हैं। तो 68 का मतलब ही यहाँ पर ये हो गया कि तकरीबन जो है 32%, यानी 100 में 32% जो लोग हैं वो रिकवर नहीं हो पा रहे हैं, 68% ही रिकवर हो पा रहे हैं, जो अभी जो आदादोशुमार है गवर्नमेंट के हिसाब से। दूसरी बात यह है कि आपको पता होगा कि दुनिया भर में जो हिंदुस्तान की पोजीशन थी चंद हफ्तों पहले तक वो 7वें, 8वें, 9वें पोजीशन पर था। अब हिंदुस्तान तीसरी पोजीशन पर है कोरोना के मामले में, सबसे ज़्यादा जो मुतासरा लोग हैं। मैं आपसे एक सवाल ये करना चाहता हूं कि आपने एक मुहिम शुरू की है कोरोना वबा के इस दौर में, रुजूए इलल्लाह, जमात इस्लामी हिंद कर्नाटक ने ये मुहिम शुरू की है। ये मुहिम क्या है दरअसल, जरा तफसील से बताइए हमारे नाजरीन को। अच्छा, मैं इसके सिलसिले में बात करूंगा, थोड़ा सा आपकी उस वजाहत उस पर मैं कर देता हूं। देखिए, 30% जो लोग मर रहे हैं या हुकूमत के अपने आंकड़ों के हिसाब से, तो उसमें ओल्ड एज लोग हैं, उम्र रसीदा लोग हैं, हार्ट पेशेंट हैं, किडनी पेशेंट्स हैं, शुगर पेशेंट्स हैं और टीबी वगैरह से मुतासिर लोग हैं। मुख्तलिफ वजूहात से लोग ऑलरेडी जूझ रहे थे, तो फिर जो है उनका इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर था, तो जो है उसकी वजह से उसका अटैक उन पर हुआ है। लेकिन ये शुरुआती दिनों में देखा गया था कि उम्रसीदा लोगों की मौत हो रही है, बाद में ये भी देखा गया कि बिल्कुल यंग फेलोज जो है, जो बिल्कुल नौकरी में है, महाराष्ट्र में आप एग्जाम्पल देख लीजिए, कई पुलिस वाले, खुद कर्नाटक में कई पुलिस वाले इससे जो है मुतासिर हैं। पुलिस वालों की वो तो उनको सेहतमंद समझा जाता है और वो तो 40, 42, 35, 45 की उम्र के होते हैं। हाँ, कुछ लोगों से तो ठीक है, मैं इस हकीकत का इनकार तो नहीं कर रहा हूँ कि वबा नहीं है, वबा तो बहरहाल है और जो लोग मर रहे हैं ये भी एक हकीकत है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जी कि इतना ज्यादा, आप देखिए, कोई चैनल खोले, कोई अखबार उठाए, कोई सोशल मीडिया का कोई व्हाट्सएप खोले, फेसबुक पर जाए, कहीं भी जाए, कोरोना 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 होते बन रहे हमेशा। अब इंसान पर नफ्सियाती असर उसका क्या होता है, अब मैं खुद जानता हूँ कि हमारे करीब एक जो है 33 साल के नौजवान का इंतकाल हो गया। अब वजह क्या है, इंसान जब खौफ में मुब्तला हो जाता है तो बहरहाल जो है उसका इम्यूनिटी सिस्टम भी कमजोर हो जाता है, उसके नतीजे में जो है वायरस उस पर अटैक करता है। ठीक है, अब आप जरा उस मुहिम के बारे में बताइए। मुदब्बिर साहब, थोड़ा आपसे वक्त लूंगा। अब मैं चाहता हूं कि नाज़रीन को ये बताएं कि रुजूए इलल्लाह ये मुहिम क्या है, जबकि कोरोना का भी दौर जारी है। जी देखिए, ये हमारी जो स्कीम के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। ये जो बहुत सारे जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स। हेलो जी मुदब्बिर साहब, मैं चाहूंगा कि खुद वैद्य साहब खुद इसको इसकी वजाहत कर दें जरा तफसील। जी हाँ, किस बात की वजाहत कर दें? बेहतर रहेगा। वो रुजूए इलल्लाह जो मुहिम है वो क्या है? अच्छा, रुजू देखिए, कोविड-19 दावत रुजू इलल्लाह है, ये उसका हमारा जो है वो मरकजी सेंट्रल थीम है, उसका मरकजी मौजू है। यानी ये पहलू के जो है एक वबा है और इससे बहुत ज्यादा तदबीर इख्तियार करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का एहतमाम करना चाहिए, ऐसा तस्लीम है।
एहतियाती तदाबीर जरूर इख्तियार करनी चाहिए। लेकिन जो इसका जो उभरा हुआ जो पहलू है कि खालिक कायनात जिस पर सारे इंसान जिस पर ईमान रखते हैं कि उसी ने इस कायनात को बनाया, हमको बनाया, इंसानों को बनाया, और खैर और शर का मालिक वही है, बीमारी भी वही देता है, शिफा भी वही देता है। लिहाजा ऐसे कठिन वक्त में इंसानों को अपने गुनाहों की तरफ, अपने करतूतों की तरफ निगाह डालना चाहिए और अपने अमल का बेलाग तौर पर जायजा लेना चाहिए, एहतिसाब करना चाहिए और खालिक से अपना रिश्ता जोड़ना चाहिए, तौबा इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, उससे माफी मांगनी चाहिए, दुआएं और मुनाजात के जरिए जो है उसको मनाने की कोशिश करना चाहिए। जुल्म जोर जो हो रहा है जमीन पर, अदल इंसाफ के खिलाफ जो बात हो रही है, और फिर लोग किस तरह से इंसानों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, मालदार लोग गरीबों का इस्तेहसाल कर रहे हैं, ताकतवर कमजोर को खाया जा रहा है और कमजोर लोगों पर जुल्म ज्यादती हो रही है, और करप्शन है, झूठ है, रिश्वत सितानी है, और बहुत सारी इस तरह की जो सारी दुनिया में जो बुराइयां फैली हुई है, खुद हमारा मुल्क भी उससे जूझ रहा है। हम सब जानते हैं कि ये सब चीजें, ये कोरोना हमको ये सबक देता है कि हमको जो है अपने मेरे पास थोड़ा वक्त अब कम रह गया है और अब्दुल अजीम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, थोड़ा ताखीर से ही सही, कुछ वजह रही होगी। अब्दुल साहब, बहुत कम वक्त मेरे पास है, आप बस ब्रीफ कर दीजिए कि सिचुएशन क्या है, आप क्या देख रहे हैं और क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना जो जिस तरह से कर्नाटक में फैल रहा है वो उस पर काबू हो पाएगा। अब्दुल अजीम साहब, देखिए, मेरी एक्सपीरियंस ये रही कि जो बेदारी हम लोगों में पैदा करना था, अभी तक उसमें हमको कामयाबी नहीं मिली है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी अभी तक नहीं हुई। हमने कई बार कहा कि देखो, ये बहुत ही एहतियात बख्शना चाहिए, और ये जो दमे की शिकायत की वजह से, किडनी प्रॉब्लम की वजह से और जो हार्ट प्रॉब्लम की वजह से जो भी डेथ्स हो रहे हैं, वो डेथ्स आप घर में ही रखकर जो है, जैसे उनकी मौत होती है तो लोगों को नेचुरल मौत बता के लोग बाहर से आते हैं, उसमें शिरकत करते हैं, एक दूसरे से मुसाफिया करते हैं, इस वजह से बीमारी फैल रही है। हाल ही में एक जगह के ऊपर जो है एक डेथ हुई, उन्होंने किसी को नहीं बताया, 2 घंटों के अंदर मदफून कर दिए, सब बात सारे के सारे। लेकिन आप बेदारी की बात कर रहे हैं, खुद वजीर आला सिद्धारमैया जो है, माफी येदियुरप्पा जो है वो इन्फेक्टेड हो गए, सिद्धारमैया जो साबिक वजीर आला है वो इन्फेक्टेड हो गए। नहीं, बराबर मैं बोल रहा हूँ, सुनिए, मगर क्या है, वो तो जो है लोगों को मिलना जुलना शुरू किया। हमारे पास बहुत पहले एक एक्सपर्ट डॉक्टर ने कहा कि ये बीमारी फैलेगी, 80% लोगों को बीमारी आएगी, उसको खुद पता नहीं चलेगा, बीमारी आएगी खुद चले जाएगी। मतलब ये कि बेदारी से आगे भी कुछ करना है। बहुत शुक्रिया आपका, मैं बहुत अफसोस है मुझे कि आपसे देर से मैं जुड़ पाया, वक्त की कमी है। आप बाकी मेहमानों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और नाज़रीन आपका भी, आप हमारे साथ खास प्रोग्राम में बने रहे। हमें दीजिए इजाजत, आदाब।